सो हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपनी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम लोग आज रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड की हेल्प से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को। 6 क्वेश्चन करेंगे और मर्ज मेथड की हेल्प से करेंगे एंड डिटर्मिनेंट मेथड फॉर रिजॉल्वेंट कर्नल की हेल्प से 2 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा एक तरीके से अच्छे से कवर हो जाने वाला है ये दोनों टॉपिक्स, हाउ टू सॉल्व फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन यूजिंग रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड एंड डिटर्मिनेंट मेथड फॉर रिजॉल्वेंट कर्नल। इन दोनों को हम लोग समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बट हाँ, समझ में सारी चीज़ें आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड फॉर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमारे पास तरीका क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसका वर्किंग रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग के एक्स टी डिफाइन करते हैं जो कि के वन एक्स टी के इक्वल ही होता है। एक्स और टी लिमिट के बीच में लाया करेंगे ए टू बी, जो फ्रेडहोम की लिमिट्स होती है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसमें के टू एक्स टी होता है ए से बी, के एक्स जेड के वन जेड टी डी जेड। के थ्री होता है ए टू बी, के एक्स जेड के टू जेड कॉमा जेड टी डी जेड। ये सेम हमारे पास जैसे हमने हमारे पास वोल्टेरा में करा था, सेम यहाँ पर भी है। वैसे के एन एक्स टी लिखने के लिए हमें के एन माइनस वन जेड टी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे के एक्स जेड लिखना पड़ेगा ए टू बी में इंटीग्रेट। रिजॉल्वेंट कर्नल आर एक्स टी लेमडा होता है समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर एन के एन प्लस वन एक्स टी, है ना। यहाँ पे जो के एन प्लस वन हम निकाला होगा ना हमने यहाँ पे मेथड से, के एन प्लस वन निकाल लेंगे हम लोग। तो के एन प्लस वन निकालने के बाद यहाँ पे रखेंगे और लेमडा रेज टू द पावर एन से मल्टीप्लाई और उसका समीशन ले लेंगे। फिर लास्ट में जब रिजॉल्वेंट कर्नल आ जाता है तो देखो, रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने के बाद कुछ बचता नहीं है, सॉल्यूशन लिखा जाता है वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी आर एक्स टी लेमडा, और बाहर जो एफ एक्स होता है इसको एफ टी डी टी से रिप्लेस करके सॉल्यूशन को लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टर्म आती है सेल्फ ऑर्थोगोनल कर्नल। आपको पढ़ के मजा भी आएगा, देखना। तो देखो, सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है। ऑर्थोगोनल जनरली होता है जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, और सेल्फ ऑर्थोगोनल मतलब जो अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट जीरो दे दे। तो अगर हम ए टू बी में के एक्स जेड के जेड कॉमा टी करें और वो जीरो आ जाता है, तो इस केस में हमारे पास जो कर्नल होता है वो हमारे पास सेल्फ ऑर्थोगोनल हो जाता है। अब अगर के वन एक्स जेड और के जेड टी डी जेड जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, के एक्स जेड है के जेड टी है, मतलब पहली टर्म के वन एक्स टी वो तो कुछ ना कुछ होगी, बट के टू एक्स टी ऐसे ही निकालते हैं के एक्स जेड और के जेड टी करके, वो जीरो हो गई। अब के टू जीरो है तो के थ्री भी जीरो होगा, करते करते के एन प्लस वन भी जीरो हो जाएगा। तो आर एक्स टी लेमडा होता है लेमडा की पावर एन के एन प्लस वन एक्स टी। तो ये पूरी टर्म हमारे पास कितनी हो जाएगी, समीशन जब करेंगे तो वन से बड़ी कोई भी टर्म बचेगी नहीं, और फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास के वन एक्स टी होगी। तो के वन एक्स टी आ जाएगा के एक्स टी, तो रिजॉल्वेंट कर्नल के एक्स टी आ जाएगा। सो इन केस ऑफ सेल्फ ऑर्थोगोनल कर्नल आर एक्स टी लेमडा एंड के एक्स टी सेम होते हैं, क्योंकि के एक्स टी जो होता है वही आर एक्स टी लेमडा बन जाता है, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इनर प्रोडक्ट ऑफ के एंड के इज जीरो। सेल्फ ऑर्थोगोनल में दो कर्नल्स का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। दो फंक्शंस ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है इंटीग्रेशन ए टू बी में। तो यहाँ पे भी सेम वही लिखा है के एक्स जेड के जेड टी डी जेड इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है और काफी जरूरी बात है, इसी को मैं बोल रहा था कि ये आपको समझना चाहिए कि जो रिजॉल्वेंट कर्नल होता है आर एक्स टी लेमडा फ्रेडहोम कर्नल के लिए, वो एक मीरोमॉर्फिक फंक्शन होता है। मीरोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है थ्रू आउट द डोमेन एक्सेप्ट एट आइसोलेटेड पॉइंट्स को छोड़कर। तो आर एक्स टी लेमडा जो रिजॉल्वेंट कर्नल आता है वो हमारे पास एक मीरोमॉर्फिक फंक्शन होता है, और आर एक्स टी लेमडा जिस पॉइंट पर अपनी सिंगुलैरिटी शो करता है, मतलब जिन पॉइंट पे इनकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आती है, पोल्स आती हैं, वही पॉइंट्स इनके आइगन वैल्यूज बनते हैं। एंड इट्स पोल्स आर आइगन वैल्यूज, जो उसके पोल्स होते हैं वो उसके आइगन वैल्यूज बनते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी बात ले आया, जल्दी से इसको देख लो। अगर हम कोई भी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ले लें, ये इसकी इस प्रकार की होगी। इसमें के एक्स टी फ्रेडहोम कर्नल होता है, लेमडा पैरामीटर होता है। तो हम लोग जब सॉल्व करते हैं फाई एक्स के लिए, तो हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी, इसके लिए हम लोग फाई एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये जो आर एक्स टी होता है ना यहाँ पे, वो रिजॉल्वेंट कर्नल वो हमारे पास एक तरीके से कर्नल ऑपरेटर का इनवर्स की तरह काम करता है, जो लेमडा पे डिपेंड करता है। लेमडा बदलोगे तो आर एक्स टी लेमडा चेंज होगा। रिजॉल्वेंट कर्नल इस फॉर्म का होता है जनरली आर एक्स टी लेमडा, ये होता है डी एक्स टी लेमडा अपॉन डी लेमडा। इसको हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड के अंदर। यहाँ पे जो डी लेमडा जो डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और डी एक्स टी लेमडा जो होता है वो कोई और दूसरा फंक्शन है जो कि एंटायर है लेमडा में। मतलब एंटायर मतलब एनालिटिक है पूरा पूरा हमारे पास एक तरीके से थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अ फंक्शन इज सेड टू बी मेरोमॉर्फिक इफ इट इज एनालिटिक एक्सेप्टेड आइसोलेटेड पॉइंट्स। ये डेफिनेशन है मेरोमॉर्फिक की, कि कोई फंक्शन आइसोलेटेड पॉइंट्स को छोड़कर बाकी हर जगह अगर एनालिटिक हो जाता है तो वो मीरोमॉर्फिक कहलाता है। अब डी लेमडा और डी एक्स टी लेमडा दोनों एंटायर फंक्शन है, तो इनका रेशियो जो होगा आर एक्स टी लेमडा वो भी एक एंटायर फंक्शन होगा।
सिंगुलैरिटी या पोल्स सिर्फ और सिर्फ वहां पे आएंगे जहां पे डी लैम्डा 0 हो जाएगा, और इन पॉइंट्स के ऊपर रिजॉल्वेंट कर्नल जो है वो ब्लो कर जाता है ना। आपको पता है सिंगुलैरिटी पे हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल बहुत शार्प पीक दिखाएगा इन्फिनिटी की तरफ। होमोजीनियस इक्वेशन अगर हमारे पास कोई भी दे रखी है, जैसे हमारे पास ये तो नॉर्मल इक्वेशन है फ्रेडहोम, अगर होमोजीनियस फॉर्म में दे रखी है तो इसका नॉन ट्रिवियल जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग आइगन वैल्यूज बोलते हैं। सो इसका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ स्पेशल वैल्यूज पे आता है जिनको आइगन वैल्यूज बोला जाता है। हम डी लैम्डा को 0 करेंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है यहाँ पे डी लैम्डा, इसको 0 करेंगे तो हमें लैम्डा आइगन वैल्यू मिलेगी। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, कंसीडर कर्नल ले लेते हैं 1, कांस्टेंट कर्नल ले लिया 0 to 1 में, तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, 5x इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 5t dt इज इक्वल टू fx। यहाँ पे आपको पता है कि इंटीग्रेशन वाली टर्म कांस्टेंट है तो उसको c मान लिया। उसके बाद जहाँ पे 5t लिखा है उसकी जगह 5x की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज fx प्लस लैम्डा 0 to 1 है ना 5t dt। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, c मान लिया, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने पे 0 to 1 fx dx प्लस लैम्डा c आएगा, c एक तरफ ले जाएंगे तो c इक्वल टू 0 to 1 fx dx अपॉन 1 माइनस लैम्डा। इसलिए जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 5x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा 0 to 1। आगे हमारे पास रिजॉल्वेंट करना ला जाता है, दैट इज 0 to 1 एफ एक्स अपॉन 1 माइनस लेमडा एक्स इंटू डी एक्स, और साथ में लिख देते हैं एफ टी डी टी, है ना। तो एफ टी डी टी तो देखो ये आई गया हमारे पास, और 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा हमारे पास रिजॉल्वेंट करना, जो हमारे पास सी की वैल्यू आएगी वो आ गई। कंपेयर करने पे हमें पता है कि भाई रिजॉल्वेंट कर्नल यहाँ पे होगा 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा, आर एक्स टी लेमडा ये हो गया। अब देखो ये हमारे पास लेमडा इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे इसका पोल आएगा, तो आर एक्स टी लेमडा मेरोमॉर्फिक फंक्शन है लेमडा इक्वल टू 1 को छोड़कर। अब हम जब सॉल्व करेंगे होमोजेनस इक्वेशन को 5x इज इक्वल टू लेमडा 0 to 1 5t dt को, तो c हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब आप नॉर्मली भी सॉल्व करते हो होमोजेनस इक्वेशन को, तो वहाँ से जो हमारे पास लेमडा आता है वो आइगन वैल्यू होती है, और हमने जब आर एक्स टी लेमडा निकाला और यहाँ पे हमने जो उसके लेमडा के वाले पॉइंट्स देखे, तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू आ गया जहाँ पे इसका पोल आ रहा था। तो लेमडा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू भी है, और आर एक्स टी लेमडा 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा भी है, लेमडा इक्वल टू 1 इसका पोल भी है। तो हम रिजॉल्वेंट करना निकाल के भी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, और इन जनरल भी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट था। अब फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने मेथड पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना है साइन x माइनस 2t का, x की लिमिट 0 to 2 पाई और t की लिमिट भी 0 से 2 पाई है। तो सबसे पहले हम लोग के एक्स टी लिख लेते हैं, साइन x माइनस 2t a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 2 पाई, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दी। k1xt के एक्स टी के इक्वल होता है, दैट इज साइन x माइनस 2t। फिर हमें k2xt निकालना है, दैट इज के एक्स जेड और के जेड कॉमा टी, है ना। के एक्स जेड के लिए हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे x और z रख देंगे, तो साइन x माइनस 2z, फिर z टी के लिए z माइनस 2t रख लेंगे। साइन ए साइन बी बन गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये लगा दिया। इसके बाद इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे कॉस 3z माइनस 2t माइनस दिस को और माइनस कॉस दिस को, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई में, तो कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोफिशिएंट 3 से डिवाइड हो जाएगा। कॉस x माइनस z माइनस 2t का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम साइन हो जाएगा, और z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z का कोफिशिएंट -1 है तो उससे डिवाइड हो जाएगा, तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा बीच में। 0 से 2 पाई लगाएंगे लिमिट, एक बार 2 पाई पुट करेंगे किसकी प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ हमारे पास z की प्लेस पे एक बार 2 पाई पुट करेंगे, तो 2 पाई पुट करोगे z की प्लेस पे तो 6 पाई हो जाएगा माइनस दिस साइन 6 पाई माइनस थीटा। तो 6 पाई हमारे पास सबको पता है कि वहाँ पे आता है जहाँ पे 0 आता है, उसमें से थीटा माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, जहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो साइन 6 पाई माइनस 2t प्लस एक्स, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा साइन x माइनस 2p माइनस x माइनस 2 पाई माइनस 2t, ये आ गया। फिर 0 पुट करेंगे, 0 वाली वैल्यू लिख दी। अब देखो, अब जब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो ये वाली वैल्यू जो होगी नेगेटिव टाइम्स हो जाएगी। मैंने बताया साइन 6 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वो इस तरफ वाली एक वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी पॉजिटिव वाली से। ये दोनों टर्म्स बचेंगी, साइन 2 पाई प्लस 2t माइनस एक्स, अब पाई 2 पाई हमारे पास अगेन 0 वाले पे आता है, उसमें कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन 2t माइनस एक्स, और यहाँ से भी साइन 2t माइनस एक्स, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। आंसर कितना आ गया 0। मतलब ये जो कर्नल हमारे पास आया वो सेल्फ ऑर्थोगोनल कर्नल का एग्जांपल है। साइन x माइनस 2t इज अ सेल्फ ऑर्थोगोनल कर्नल। अब अगर सेल्फ ऑर्थोगोनल है तो k2xt 0 हो गया, तो अगेन k3 0 होगा, k4 0 होगा, इसके बाद वाले सारे 0 हो जाएंगे, तो kn+1 भी 0 हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 या 1 से बड़ी वैल्यू के लिए सारे 0 है ना। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1, मतलब हमारे पास जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो k2 आएगा ना, इस वजह से यहाँ पे इक्वल का साइन भी है कि 1 पे वैल्यू 2 मिलेगी जो इस 0 है। अब आर एक्स टी लैम्डा रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होता है, सबका सम होता है। अब सम में k2 k3 सारे 0 हैं, पर k1 वाला कितना है साइन x माइनस 2t, तो kxt भी साइन x माइनस 2t आ जाएगा। मतलब हमारे पास सेल्फ ऑर्थोगोनल कर्नल जो होते हैं उनमें रिजॉल्वेंट कर्नल वो सेम के इक्वली आ जाता है जो कर्नल होता है नॉर्मली। एक और क्वेश्चन देख लो, फाइंड रिजॉल्वेंट कर्नल
के एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस टी। ई की पावर एक्स कॉस टी का रिजॉल्वेंट करना निकालना है, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू पाई है। के एक्स टी होगा ई की पावर एक्स कॉस टी, के वन एक्स टी होगा के एक्स टी के इक्वली जो कि ई की पावर एक्स कॉस टी होगा। के टू निकालना है ई एक्स जेड और जेड टी लिखते हैं हम लोग, तो ई एक्स जेड जब लिखोगे तो ई की पावर एक्स कॉस जेड और फिर जेड टी लिखेंगे ई की पावर जेड कॉस टी। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स और कॉस टी दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में तो बाहर आ जाएगा कॉस जेड, और हमारे पास ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स लगा के। तो जब बाय पार्ट्स लगाओगे यहाँ पे तो आपको पता है कि आई मान लेंगे इस फंक्शन को कॉस जेड ई की पावर जेड को, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है 0 से पाई ई की पावर जेड कॉस जेड। तो फर्स्ट फंक्शन कॉस जेड एज इट इज, मतलब फर्स्ट फंक्शन कॉस जेड एज इट इज ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन मतलब साइन जेड और फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कॉस जेड आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, दिस इज कॉस जेड ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी की पावर ई की पावर जेड, और हमारे पास कॉस जेड का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन जेड। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्दर सॉल्व करके जो आई की वैल्यू आती है वो -1 प्लस ई पाई अपॉन 2 आएगा। तो के एक्स टी जो हमारे पास हो जाएगा कर्नल जो हो जाएगा दैट इज मतलब जो हमारे यहाँ पे के टू एक्स टी निकाल रहे थे हम लोग, वहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो के एक्स टी एज इट इज आएगा, और आई की वैल्यू जो हमने अभी इवेल्युएट करी वही आएगी। इसको रखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं आगे फर्दर देखो, तो हम के थ्री की बात करते हैं। तो जो हमारा के थ्री होगा इन जनरल, के थ्री वाले में 0 से पाए के एक्स जेड के जेड टी होगा, अगेन वही चीज इंटू 1 प्लस ई की पावर पाई बाय 2 इंटू डी जेड, मतलब ये टर्म तो आएगी आएगी एक तरीके से, एक्स जेड जेड टी तो आने वाला है। देखो के एक्स जेड तो इन जनरल आएगा ही आएगा, मतलब जो ओरिजिनल कर्नल है उसमें एक्स जेड रख देंगे ई की पावर जेड इंटू कॉस जेड। ठीक है, और के जेड टी हमारे पास जब लिखोगे तो -1 प्लस ई की पावर पाई बाय 2 भी साथ में आएगा ही आएगा। तो यहाँ से -1 प्लस ई की पावर पाई बाय 2 आया, और यहाँ से भी हमारे पास कितना आया साथ में -1 प्लस ई की पावर पाई बाय 2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा के जेड टी। देखो के थ्री था तो 2 आया, के वन था तो यहाँ पे पावर 1 आई, मतलब जब हमारे पास 3 पावर है तो 2 आ रही है, एक कम आ रही है, तो के एन प्लस 1 होगा तो यहाँ पे सिर्फ n पावर आएगी इसकी, और आगे के एक्स टी तो दोनों में कॉन्स्टेंट ही चल रहा है हर एक में। तो रिजॉल्वेंट करना हो जाएगा समीशन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर n के एन प्लस 1 एक्स टी, समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर n के एन प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पे ये पूरी टर्म इंटू के एक्स टी, तो ये पूरी टर्म आ जाएगी इंटू के एक्स टी आ जाएगा। तो के एक्स टी यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा समीशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लैम्डा को भी अंदर ले जाओ होल पावर में, तो लैम्डा 1 प्लस ई की पावर पाई बाय 2 की होल पावर n। अब हम यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक्स टी लैम्डा एज इट इज है, यहाँ पे हमें पता है एक तरीके से यहाँ पे एक्सपेंशन करना है इसको, तो एक्सपेंड करने के लिए 1 प्लस और 1 माइनस कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस करोगे तो हमारे पास 1 वाली टर्म तो अलग हो जाएगी, और प्लस लैम्डा 1 प्लस ई की पावर पाई बाय 2 हमारे पास अलग हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे होती है, वो कि ये होती है कि जो आपके पास आर एक्स टी लेमडा जो हमने निकाला ना आर एक्स टी लेमडा, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो 1 प्लस लेमडा 1 प्लस ई की पावर पाई बाय 2 की होल पावर -1 है ना, इसको एक्सपेंड अगर आप करोगे तो ये सेम हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज का एक्सपेंशन है एक तरीके से। समीशन इज एक्सपेंशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज है ये, एन की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी 1 रखोगे तो आएगी ये वाली टर्म, 2 रखोगे तो इसका होल स्क्वायर आएगा, तो इसकी फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है माइनस लेमडा 1 प्लस ई की पावर पाई बाय 2। तो इसका जो सम हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस होता है 1 प्लस लेमडा, मतलब ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो लेमडा की पावर लेमडा 1 प्लस ई की पावर पाई बाय 2 हो जाएगा। और के एक्स टी की वैल्यू कितनी है, के एक्स टी हमारे पास ओरिजिनल था ई की पावर एक्स इंटू, देखो ई की पावर एक्स इंटू कॉस टी, तो ई की पावर एक्स इंटू कॉस टी 1 अपॉन 1 माइनस आर लिख दिया हमने, तो ये रिजॉल्वेंट कर्नल का सम हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे बात क्या आती है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर के एक्स टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस टी। देखो ये सेपरेबल कर्नल है सारे के सारे, आपको इसको में गौर करना है, यहाँ पे सेपरेट हो सकती है टर्म्स हमारे पास। तो फाइंड रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना है, इसके लिए ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 1 है। आप बोलोगे ए और बी पर फर्क क्या पड़ रहा है, देखो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है वो ए और बी से तो डिसाइड होगी ना, इस वजह से। तो पहले के वन एक्स टी जो होगा वो के एक्स टी के इक्वल है सेम ही, के टू एक्स टी निकालना है तो के एक्स जेड और के जेड टी, तो के एक्स जेड लिखेंगे तो 1 प्लस जेड 1 माइनस टी, फिर जेड टी लिखेंगे तो यहाँ पे जेड और यहाँ पे टी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स 1 माइनस टी, तो 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड का इंटीग्रेशन, 1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये सेम वही जेड माइनस जेड क्यूब बाय 3 इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी दैट इज 4/3 के एक्स टी। सिमिलरली के थ्री निकालोगे तो के एक्स जेड और के टू जेड टी, तो के एक्स जेड हमारे पास कहाँ से आएगा ओरिजिनल वाले से 1 प्लस एक्स 1 माइनस जेड, ठीक है 1 प्लस एक्स 1 माइनस जेड लिख दो आप यहाँ पे,
के एक्स जेड, और के जेड टी लिखोगे तो जेड टी हमारे पास जो फॉर्म आएगी, जेड टी वाले फॉर्म में क्या आएगी, 4/3 के एक्स टी, जेड टी आ जाएगा ना, एक्स टी था ना क्योंकि हमारे पास कर्नल ओरिजिनली, और ऊपर वाला कर्नल जो था इसका, तो ये 4/3, और हमारे पास ये जो पूरी टर्म है के एक्स जेड और के जेड टी, के एक्स जेड और के जेड टी क्या बनेगा, देखो चाहे तो वैल्यू पुट ना करते तो के एक्स जेड और के जेड टी हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर जो बनता है वो बनता है के वन एक्स टी, जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म है ये बन जाती है ना। देखो ना, के वन एक्स टी, तो ये तो है के टू एक्स टी है, के एक्स जेड और के जेड टी होता है, तो के एक्स जेड और के जेड टी हमारे पास के टू बन जाएगा, तो के टू बन गया, तो 4/3 बाहर आ गया, के एक्स जेड और के जेड टी बन गया के टू। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे के टू की वैल्यू जो है दैट इज 4/3 के एक्स टी, तो 4/3 रखेंगे तो 4/3 का होल स्क्वायर के एक्स टी, तो 1 था तो यहाँ पे पावर इसकी 1 आई, 2 3 है हमारे पास यहाँ पे, थर्ड निकाला ना हमने यहाँ पे, ये के टू निकाला हमने यहाँ पे, के टू निकाला, देखो ये तो के टू वाली वैल्यू है दैट इज 4/3 के एक्स टी। अब हमने के थ्री निकाला, के थ्री निकाला तो यहाँ पे 4/3 होल स्क्वायर के एक्स टी है, मतलब एक पावर कम आ रही है, तो अगर हम के एन प्लस वन निकालेंगे तो ये एन पावर तक आएगा और के एक्स टी कॉमन है हर जगह, आर एक्स टी लेमडा होगा, समीशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लेमडा की पावर एन, ये पूरी टर्म आ जाएगी एज इट इज, तो के एक्स टी हमारे पास कर्नल कांस्टेंट है बाहर आएगा क्योंकि समीशन एन पे रख रहा है, एन पे लग रहा है, लेमडा की पावर एन और 4/3 की पावर एन को कंबाइन करके ऐसे लिख देंगे, तो इट इज़ 1 - 4 λ/3 हमारे पास हो जाए, देखो 4 λ/3 की पावर एन है ना, तो यहाँ पे +1 - 1 करके भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो, या फिर आप सिंपल इसको ज्योमेट्रिक सीरीज की हेल्प से भी एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो जो होगा एन की वैल्यू 0 डालोगे तो 1, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1 - 1 4 λ/3 है, तो उसको ओपन करोगे तो ये आर एक्स टी लेमडा इक्वल टू के एक्स टी अपॉन 1 - 4 λ/3 ए अपॉन 1 - आर है ना, समीशन हमारे पास ए की पावर आर का एक्सपेंशन कितना होता है, आर अगर 0 से इन्फिनिटी हमारे पास दे रखा है तो ये हो जाएगा 1/1 - ए, ये तो होगा ना कि जो हमारे पास कॉमन रेशियो है, तो सेम ये भी हमारे पास एज इट इज हमने लिख दिया, और यहाँ पे डेफिनेटली डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1, और आपको वैसे ही पता है कि भाई आर एक्स टी लेमडा में जहाँ पे ये पोल आता है, जैसे पोल इसका आएगा 1 - 4 λ/3 पे आएगा पोल, तो लेमडा की वैल्यू इतने पे पोल आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी आइगन वैल्यू भी हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन देखो जो हम 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे y x इक्वल टू 5x/3 + 1/2 x t y t, देखो नोट करो पहली बात तो जो कर्नल है वो सेपरेबल है और सिमेट्रिक भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस इंटीग्रल इक्वेशन को लिख लिया, अब इसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है, तो क्योंकि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, सेपरेबल कर्नल है, तो पहला मेथड तो आता है कर्नल सेपरेबल है, तो आप यहाँ पे जो है x को बाहर निकाल लो, टी वाई टी एज इट इज लिख दो, इसको c मान लो, फिर यहाँ पे वाई टी की जगह पे वैल्यू पूरी पुट कर दो और इसको इंटीग्रेट करके c निकाल लो, जब c आ जाएगा तो c हम यहाँ पे पुट कर देंगे, c की वैल्यू को इंटीग्रेशन की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन ये बन के आ जाएगा y = x। सेकंड मेथड हो सकता है रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड से, रिजॉल्वेंट में पहले k1 xt डिफाइन कर लो, जो कि हमारे पास सेम xt हो जाएगा, और k2 xt के लिए हमारे पास 0 to 1 k x z k z t करके ऐसे निकालोगे, रिजॉल्वेंट कर्नल जो हमारे पास आ जाएगा उसके बाद उसमें 1/2 डाल देना, क्योंकि इसके आगे 1/2 लिखा है ना, तो के एक्स टी लेमडा कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज 1/2, तो वाई एक्स यहाँ से भी सॉल्व करके एक्स ही आएगा। और थर्ड मेथड होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, जिसको पर्सनली मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कोई लेना पड़ता है रैंडम। अब देखो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो लेते हैं इन जनरल वो क्या लेते हैं, हम लोग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वही लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे एफ वाला पार्ट होता है, यहाँ पे 5x/6 है तो हमने 1 ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास फिर 1 ले लेंगे, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे y0 की प्लेस पे, फिर सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो y x की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे इन केस ऑफ y t, फिर उसको निकालेंगे, तो y1 y2 y3 करते रहोगे तो बिल्कुल लास्ट में जाके n टेंड टू इन्फिनिटी पे x आएगा, तो इससे अच्छा तो इन दोनों मेथड का आप यूज़ कर लो, सही है। तो ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन पढ़ा। अब एक क्वेश्चन और देखो, अब एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया, सॉल्व y = fx + 1/2 0 to 1 t/t dt, देखो फ्रेडहोम है, तो हम इसको मेथड 1 से सॉल्व करने जा रहे हैं। मेथड 1 कौन सा वाला हमारे पास है, सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा दैट इज सेपरेबल कर्नल। तो अब क्या करो, यहाँ पे t को एक तरीके से t बाई टी में इंटीग्रेशन है, तो 0 से 1 t बाई टी को अब c मान लो, ठीक है, c 0 से 1 t बाई टी, वाई टी की प्लेस पे ये वैल्यू डाल दो, यहाँ पे t पुट करके यहाँ हर जगह t आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, तो नॉर्मल इंटीग्रेट करने के बाद c = 1/2 9 - 2c + c आ जाएगा, तो c = 9 - 2c आ जाएगा, तो c = 9 - 2e/3 आ जाएगा, 9 - 2e/3 आ जाएगा, क्योंकि e की पावर t भी है ना हर जगह पे हमारे पास, तो ये आ गया c की वैल्यू। तो c की जो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, कुछ नहीं करना होता है, c की वैल्यू को उठा के हम लोग कहाँ रख देते हैं, इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेशन रख देते हैं। देखो यहाँ पे जहाँ पे हमने माना था ना इसको y x = ये वाला टर्म, ये एज इट इज टर्म आएगी
1/2 एज इट इज आएगा और सी की वैल्यू 9-2e/3 आ जाएगी। तो इसको हम लोग रख लेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। अब इसी को अगर रिजॉल्वेंट कर्नल सॉल्व करना पड़े तो इस क्वेश्चन के अंदर लैम्डा की वैल्यू देखो 1/2 है और a to b की वैल्यू 0 to 1 है ना। तो हम लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो लैम्डा 1/2 है, के एक्स टी टी के इक्वल है और एफ एक्स ये फंक्शन है। तो के टू एक्स टी निकालते हैं हमारे पास। के टू एक्स टी कितना होगा 0 से 1, के एक्स जेड के जेड टी होगा। हमारे पास जो अंदर कर्नल है वो हमारे पास सिंपल कर्नल क्या है, टी है कर्नल, है ना। कर्नल हमारे पास टी है। तो हम लोग यहाँ पे जब रखेंगे के एक्स जेड रखेंगे तो टी आ जाएगा और के जेड टी रखेंगे तो ये टी आ जाएगा, है ना। तो जेड टी हो गया, इसमें से जेड टी बाहर आ जाएगा तो जेड का इंटीग्रेशन Z²/2 मतलब 1/2। तो के एक्स टी बाय 2 आ गया। के थ्री निकालोगे तो के एक्स टी अपॉन 2 का स्क्वायर आ गया। जैसे के n+1 निकालेंगे तो के एक्स टी अपॉन 2 की पावर n, आर एक्स टी लैम्डा इनका समेशन हो जाएगा। तो हमारे पास के एक्स टी तो भारी आ जाएगा, समेशन लैम्डा और 2 पे लगेगा, λ/2 की पावर n। यह अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज है तो 1/1 - λ/2 आ गया। मॉड λ/2 हमारे पास 1 से छोटा होना चाहिए, पूरे की मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, है ना। हमारे पास आर की वैल्यू जो होती है 1 से छोटी होनी चाहिए ना, तभी तो सीरीज कन्वर्ज करती है। तो आर एक्स टी लैम्डा टी अपॉन 1 - 1/4 होगा तो 4t/3 आ जाएगा, क्योंकि हमें 1/2 भी डालना है, क्योंकि हमें दे रखा है लैम्डा की वैल्यू। तो सॉल्यूशन हो जाएगा y=x लैम्डा 0 से 1। हमारे पास ये हम अंदर वाला फंक्शन आ गया नॉर्मली टी की वैल्यू। फिर हमने रिजॉल्वेंट कर्नल, ये रिजॉल्वेंट कर्नल है। फिर अंदर हमारे पास जहाँ पे एफ एक्स था तो वहाँ पे एफ टी डी टी रख के इसको इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट करने पे जो वैल्यू आएगी दैट इज सॉल्यूशन। देखो ये सॉल्यूशन और जो हमने ऊपर निकाला ये सॉल्यूशन एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेथड सेम आने वाला है। तीसरा, अगर हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, बहुत ही बेकार मेथड हमें लगता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपना एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन y=1 + लैम्डा 0 से पाई sin x + t yt dt। अब देखो sin x + t है तो पहले इसको ओपन करेंगे हम लोग, है ना, सेपरेबल फॉर्म का बनाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे sin x cos t + cos x sin t। मेन हिंट यहाँ पे यही है, उसका आगे तो कुछ नहीं है। sin x बाहर आएगा, यहाँ से cos x बाहर आएगा, 0 से पाई cos t का इंटीग्रेशन और sin t का इंटीग्रेशन इंडिविजुअली करना पड़ेगा। जहाँ पे देखो ये जो इनिशियल ये वाली टर्म है 0 से पाई वाली टर्म, इसको C1 बोलेंगे और 0 से 1 sin t yt dt को C2 बोलेंगे, ठीक है। तो C1 0 से पाई वाली, C2 ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे C1 C2। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अगला मेथड होगा। C1 की वैल्यू देखो क्या है, 0 से 1 0 से पाई cos t yt dt है। तो yt की जगह पे यहाँ पे रखेंगे तो 1 + लैम्डा C1 sin t और एक लैम्डा C2 cos t हो जाएगा। मतलब C1 इधर है और यहाँ पे दोनों वैल्यू के अंदर राइट हैंड साइड में C1 C2 दोनों है। सिमिलरली जब हम C2 लिखेंगे तो C2 होगा 0 से पाई sin t और अंदर C1 C2 दोनों टर्म्स होंगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा C2 आएगी और C2 वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे C1 C2 के फॉर्म बीच में एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ, मतलब C1 C2 में रिलेशन आ गया। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो C1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे C1 की प्लेस पे तो C2 आ जाएगा सॉल्व करने पे, जो कि आएगा 2/1 - λ² π²/4। और जब C2 आ गया तो फिर आप C1 भी निकाल सकते हो, यहाँ पे C2 रखोगे तो C1 आ जाएगा, दैट इज ये। अगेन डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मॉड लैम्डा की वैल्यू शुड नॉट बी 2/π, क्योंकि 2/π होगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। हेंस हमारे पास जो y आएगा 1 + लैम्डा। अब देखो हमने ये तो निकाल दिया ना, हमने यहाँ पे C1 C2 निकाल दिया, तो बस अब C1 C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ हमने C1 C2 लेट करा था इस जगह पे, और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा y=1 + लैम्डा C1 की वैल्यू sin x + लैम्डा C2 की वैल्यू इंटू cos x। रख देंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर रिजॉल्वेंट करने से करने को मतलब बोला जाए तो 0 से पाई sin x + t sin z + t लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया, हमारे पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी आ गई। तो हाफ एज इट इज रहेगा cos t - x और cos x + 2t प्लस इसका हमारे पास इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू dz। तो हमारे पास π/2 cos t - x आ जाएगा। फिर हमें k3 निकालना है, तो k3 कितना होगा sin x + z, है ना। sin x प्लस क्या होता है हमारे पास, k x z होता है, k z t होता है हमारे पास k3 के लिए, k2 z t। तो k2 में हमारे पास जो cos t - x आया इसकी जगह हमारे पास क्या रखेंगे, z t रखेंगे, तो यहाँ पे z आ जाएगा t आ जाएगा। और sin x + z हमारे पास कौन सा ओरिजिनल जो कर्नल था sin x + z वही था। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगेन आप करोगे, है ना, और π/2 बाहर निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 2 sin a cos b किसका फॉर्मूला होता है, sin a + b + sin a - b का, वो लगा दिया। इंटीग्रेट कर लिया 0 से पाई में, तो हमारे पास जो यहाँ वैल्यू आ गई दैट इज π²/4 sin x + t। देखो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है देखना जरा। k2 की वैल्यू आ गई π/2 cos t - x और k3 की वैल्यू आ गई π/4 k1 हमारे पास ये वाली वैल्यू।
है ना, k1 हमारे पास k एक्स टी के इक्वल है साइन जेड प्लस टी के इक्वल। अब हम क्या करेंगे फर्दर, देखना जरा। अब हम लोग k1 निकाला, k2 निकाला, k3 निकाला, k4। अब हम, क्योंकि हमें पैटर्न नहीं मिल पा रहा ना, देखो k2 में अब भले ही बोल सकते पाई बाय 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई बाय 2 का होल स्क्वायर बोलोगे तो पाई बाय 2 का होल स्क्वायर बोलोगे तो चलो ये मान ले पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। अब जैसे हमने k4 निकाला तो ये आ गया पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू k2 आ गया, मतलब k2 पे डिपेंड कर रहा है पाई स्क्वायर बाय 4। तो कुछ ऐसा रिलेशन नहीं आ रहा। k5 निकालेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर k1 एक्स टी आ जाएगा, k6 रहेगा पाई स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर k2 एक्स टी। तो साइन एक्स प्लस टी में कोई भी हमारे पास एक तरीके से वो नहीं मिल पाता रिलेशन, ये ध्यान रखना है। तो k4 k5 k6 लिख दिया। तो पर हमें एक चीज़ पता चल रही है कि भाई अगर हम सिर्फ इवन वाले को करेक्ट करें, k2 को करेक्ट करें, k4 को करेक्ट करें तो कुछ रिलेशन है, क्योंकि k2 में पाई बाय 2 कॉस टी माइनस एक्स है, और k4 में पाई बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू k2 है, और k6 में पाई बाय 2 का पाई बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू k2 आ जाएगा एक तरीके से। मतलब ये रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है। क्या रिलेशन मिल रहा है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन है तो पाई स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे देखो पावर किस प्रकार से बढ़ रही है, तो जब 2 था तो पावर हमारे पास 1 थी, जब 4 है तो पावर हमारे पास यहाँ पे कितनी है, पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, और फिर k2 की वैल्यू में हमारे पास पाई बाय 2 आएगा वहाँ पे भी, तो पाई बाय 2 का होल स्क्वायर एक और हो जाएगा हमारे पास, मतलब पाई बाय 2 की होल पावर 3 हो जाएगी। तो n+1 - 1 विच इज n/2 ही हो रहा है एक तरीके से। ये चेक कर लो, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 मतलब इवन होगा, अगर मतलब n की वैल्यू 0 डाल दूँ तो k1 एक्स टी आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, k1 एक्स टी आ जाएगा। तो फर्स्ट k1 की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, जो कि हमारे पास k2 में आ रहा है ना, क्योंकि पहली वैल्यू जो होगी वो पाई स्क्वायर बाय 4 आएगी हमारे पास। दूसरी वैल्यू n की वैल्यू अगर हम 4 डालेंगे तो 4 अगर आपने डाली, 4 डालने पे 2 से 2 कटेगा ये, और 2 to the 4, तो पाई स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा k4 में, क्योंकि k2 की वैल्यू में भी ये चीज़ मौजूद होगी। तो ऐसे करके हमारे पास ये करेक्ट आ जाएगा। फिर हम लोग ऑड वाले को कलेक्ट करेंगे तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 n-1/2 k2 एक्स टी वाला हमारे पास पैटर्न बन जाएगा। मतलब यहाँ पे इवन ऑड के अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं। तो रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे पास दो प्रकार से लिखा जा सकता है, लैम्डा की पावर n kn+1 एक्स टी हो जाएगा। तो लिखेंगे k1 एक्स टी, मतलब इन सबका सम करना पड़ेगा, इन सबको सम करेंगे तो इवन वाले ऑड वाले को अलग सम कर लेंगे, और जो इवन वाले हैं उनको अलग सम कर लेंगे। तो k1 एक्स टी सब में से कॉमन ले लिया, k2 एक्स टी इनमें से कॉमन ले लिया, इनका सम जीपी से लिख दिया, और इनका सम भी हम लोग जीपी से लिख देंगे। तो हमारे पास ये अल्टीमेटली साइन एक्स प्लस टी लैम्डा पाई बाय 2 ये हमारे पास आ गया। हैंस सॉल्यूशन जो होगा वो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने बेहतर होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो C1 C2 से वैल्यू कितनी छोटी आ रही है, और रिजॉल्वेंट कर्नल यहाँ पे बहुत ही एक तरीके से यूजलेस लग रहा है, क्योंकि बहुत ही लेंदी मेथड है। तो आपको वहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। दोनों मेथड से आंसर निकलते हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जो आगे बढ़ने जा रहे हैं दैट हमारे पास क्या होगा, दैट इज हमारे पास वो होगा फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट मेथड फॉर रिजॉल्वेंट कर्नल। तो देखो फ्रेडहोम जो हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड होता है, ये बेसिकली कर्नल दो टाइप के हो सकते हैं। पहला जो पैटर्न फॉलो करें, दूसरा जो पैटर्न फॉलो ना करें। पहला जो पैटर्न फॉलो करेंगे तो दो टाइप के, कि इवन ऑड अलग पैटर्न फॉलो करें और पूरा कर्नल अलग पैटर्न फॉलो करें। तो अगर इवन ऑड अलग पैटर्न मतलब अलग अलग पैटर्न फॉलो करेंगे, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, तो भी हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल से सॉल्व करा जा सकता है। और अगर पूरा पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे तो भी रिजॉल्वेंट से सॉल्व करा जा सकता है। बट अगर हमारे पास इटरेटेड कर्नल कोई भी पैटर्न फॉलो ना करे तो हम लोग फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग रिजॉल्वेंट कर्नल निकालते हैं डी एक्स टी लैम्डा बाय डी लैम्डा की हेल्प से। यहाँ पे डी एक्स टी लैम्डा और डी लैम्डा क्या होती है, हमारे पास इंडिविजुअल टर्म्स होती हैं। ये हमारे पास कोई भी लैम्डा का फंक्शन है, मतलब एक तरीके से फंक्शन है मेरोमॉर्फिक फंक्शन, और नीचे हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट होता है बेसिकली। तो डी लैम्डा निकालने का मेथड क्या है, और आर एक्स टी लैम्डा मेथड या डी एक्स टी लैम्डा निकालने का तरीका क्या है। तो देखो आर एक्स टी लैम्डा तो इसी से निकलेगा। यहाँ पे जो डी एक्स टी लैम्डा और डी लैम्डा इनको इंडिविजुअली निकालेंगे। डी एक्स टी लैम्डा निकालने का तरीका होता है कि n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस लैम्डा की पावर n बाय n फैक्टोरियल। देखो ये टर्म दोनों में कॉमन है, डी एक्स टी लैम्डा में भी कॉमन है और ये हमारे पास डी लैम्डा में भी कॉमन है। बट हमारे पास डी एक्स टी लैम्डा में यहाँ पे बी एन एक्स टी आता है और डी लैम्डा में यहाँ पे सी एन आता है। तो डी एक्स टी लैम्डा में क्योंकि एक्स और टी दो आएंगे तो इसलिए एक्स और टी का फंक्शन होगा। पर डी लैम्डा में हमारे पास कोई ऐसा नहीं आएगा, ये डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पे सिर्फ सी एन आएगा। अब आप पूछोगे यहाँ पे जो बी एन है और ये सी एन है इनको कैसे इवेल्युएट करें, जो अंदर लिखे हैं। तो बी वन तो हमें नहीं पता, बी नॉट पता होता है। देखो जो बी नॉट हमारे पास होता है वो हमारे पास कर्नल ही होता है। यहाँ पे जो सी नॉट होता है वो हमेशा वन रहता है। इसके अलावा बी वन बी टू कैसे निकालेंगे, बाकी हम यहाँ पे एन की जगह वन रखोगे तो आपको पता है कि भाई हमें यहाँ पे बी वन चाहिए होगा। तो बी वन निकालने के लिए हमारे पास ये मेथड है। देखो बी वन निकालने के लिए हमारे पास ये मेथड है, बी एन इज इक्वल टू के एक्स टी सी एन के एक्स टी माइनस। देखो बी एन निकालने के लिए सी एन की आवश्यकता है जो यहाँ पे लिखा है,
तो bn निकालने के लिए cn आ जाएगा इंटू कर्नल आ जाएगा माइनस a टू b आ जाएगा n टाइम्स, और फिर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना, कि एक्जेड लिख देंगे और यहाँ से b माइनस वन n माइनस वन ZT लिख देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो तरीका याद कर लेना, C01 होता है, Cn निकालने के लिए a से b में इंटीग्रेशन करते हैं bn माइनस वन, और कर्नल मतलब bn माइनस वन कर्नल ही होगा बेसिकली, उसमें xx डाल देंगे। और अगर हमें bn निकालना है तो उसमें cn की आवश्यकता है और कर्नल चाहिए माइनस n टाइम्स चाहिए होगा a से b इंटीग्रेशन, और अंदर ये जो दोनों हमारे पास कर्नल है मतलब kxt जो होगा, और यहाँ पे जो bn माइनस वन xt ZT होगा, इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके इंटीग्रेट। थोड़ा सा मतलब याद करने वाला मेथड है, बट हाँ अगर एक बार ये फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो अगर पैटर्न फॉलो ना हो इटरेटेड कर्नल में तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। अब देखो फाइंड रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर kxt इज इक्वल टू xt। अब इसके लिए वैसे तो इसमें पैटर्न फॉलो होता है, बट हमें इसके लिए फिर भी रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना है। हमें a0 दे रखा है और b1 दे रखा है, b इक्वल टू 1 दे रखा है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। वैसे भी हमें यहाँ पे आपको पता होता है कि हमें यहाँ पे c0 और c1 चाहिए होता है कैपिटल में, तो ये तो बस इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं। अब हमें दे रखा है kxt xt है, a0 0 है, b1 है, तो सबसे पहले b0 निकाला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले b0 निकालेंगे। b0 क्या होगा, कर्नल ही होगा। यहाँ पे हमारे पास दोनों जगह पे क्या रख देंगे, हमारे पास b0 xt तो दे रखा है ये, और c0 दे रखा है हमारे पास, c0 हमेशा 1 होता है। फिर हम लोग cn का फॉर्मूला लिखते हैं 0 से 1 bn माइनस वन xx इंटू dx। तो हमें c1 चाहिए, c0 तो दे रखा है, तो c1 के लिए हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा c1 इज इक्वल टू 0 टू 1 b0 xx। अब b0 xx क्या होगा, दोनों जगह xx लिख दोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो bn xt आ जाएगा, मतलब यहाँ पे cn की वैल्यू आ जाएगी, c1 की वैल्यू आ जाएगी b0 xx जो इट इज 0 टू 1, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, देन dx हो गया, इंटीग्रेट करने पे c1 आ गया। अब c1 आ गया, तो c1 आ गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब आगे b1 निकालेंगे, है ना। b1 कैसे निकालेंगे, b1 इस इतने लंबे फॉर्मूले से, तो b1 हो जाएगा c1 kxt, यहाँ पे 1 आ जाएगा a टू b kxz, और यहाँ पे b0 xzt। तो bn का फॉर्मूला लिख दिया, b1 चाहिए तो b1 में क्या लिखना है c1, फिर kxt लिखेंगे कर्नल दैट इज xt ओनली, माइनस 0 टू 1 kxz, और फिर b0 zt। तो kxz हो जाएगा, यहाँ पे xz आ जाएगा एज इट इज, और b0 zt कितना हो जाएगा, b0 zt हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ये z कॉमा t, ये आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फर्दर, यहाँ पे x और t को कॉमन ले लेंगे, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हमारे पास आ गया, और भारे 1/3 ऑलरेडी है ही है। ठीक है, ये z स्क्वायर होगा, z क्यूब बाय 3 होगा, यहाँ पे xt/3 हो गया, दैट इज 0। तो देखो b1 0 आ गया। अब देखो b1 0 आ गया, तो अब b1 0 आ गया, तो हम c1 जब c2 निकालेंगे तो c2 b1 पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो b1 xx होता है, एक कम वाला xx होता है, तो वो 0 आ जाएगा। b1 0 है, c2 0 हो गया, तो अब यहाँ पे b2 0 हो जाएगा, फिर c3 0 हो जाएगा, फिर b4 0 हो जाएगा, फिर c4 0 हो जाएगा, ऐसे कर करके हम लोग बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो एक तो हमारे पास c1 नॉन जीरो है, ठीक है, और एक हमारे पास b0 जो हमारे पास है वो हमारे पास नॉन जीरो है, बाकी c0 नॉन जीरो है, और c1 जब आपने निकाला था तो c1 हमारे पास नॉन जीरो आया था। देखो c1 में c0 और c1 नॉन जीरो, और b वाले में b0 नॉन जीरो, क्योंकि b1 से तो 0 स्टार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा dxt लैम्डा, और d लैम्डा ही निकालना पड़ेगा। तो d लैम्डा होता है n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस लैम्डा की पावर n बाय n फैक्टोरियल इंटू cn हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास nth टाइम यहाँ पे डेरिवेटिव मतलब nth टाइम हमने जो निकाला वो 0 आ रहा था। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो c0 आएगा, फिर c1 आएगा, फिर c2 आएगा। तो c0 की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है ना, दैट इज 1, तो जाएगा c0 माइनस लैम्डा टाइम c1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल c2। इसको ओपन करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी c0 की वैल्यू 1 है हमारे पास, माइनस लैम्डा, और c1 की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, c1 की वैल्यू आई है 1/3, तो 1/3 डाल दिया, 1 माइनस लैम्डा बाय 3, तो 3 माइनस लैम्डा बाय 3 आ गया, तो d लैम्डा हो गया। इसके अलावा हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, फिर हमें निकालना पड़ेगा dxt लैम्डा। तो देखो dxt लैम्डा निकालने का मेथड क्या है, dxt लैम्डा निकालने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर n bn xt, तो ये जाएगा b0 माइनस लैम्डा b1, क्योंकि हमारे पास पता है ना b2 से सारी टर्म 0 है ना, मतलब एक्चुअल में b1 भी 0 ही है, देखो यहाँ पे, क्योंकि b1 की वैल्यू 0 आती है, तो सिर्फ b0 बचेगा, b0 है kxt दैट इज xt, रिजॉल्वेंट कर्नल हो जाएगा dxt लैम्डा दैट इज xt होल ओवर। देखो लैम्डा कितना है इस इंटीग्रल इक्वेशन में, तो लैम्डा नहीं दे रखा, तो हम लैम्डा को लैम्डा ही रख सकते हो आप यहाँ पे, उससे फर्क नहीं होगा। xt आ जाएगा अपॉन 3 माइनस लैम्डा बाय 3, जो हमने यहाँ पे निकाला ये वैल्यू, डिवाइड करेंगे तो 3xt अपॉन 3 माइनस लैम्डा आ जाएगा रिजॉल्वेंट कर्नल। अब क्वेश्चन में जो भी लैम्डा गिवन होता है वो यहाँ पे रख के हम लोग निकाल लेते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी।
एक और क्वेश्चन देख लो, अगर हमें रिजॉल्वेंट करना निकालना है के एक्स टी इज इक्वल टू 1 माइनस 3xt का, जहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। तो इसका भी सेम वही मेथड है, पहले के वन निकालेंगे हम लोग, फिर के टू निकालेंगे, के वन के टू निकालने के बाद हम लोग के थ्री निकालेंगे, और के थ्री निकालने के बाद के फोर निकालेंगे, और पैटर्न ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे इवन ऑड में अलग अलग पैटर्न बनेगा, तो ये बहुत लंबा मेथड है। इससे अच्छा तो हम लोग मेथड 2 को अडॉप्ट करते हैं, C0 लिखते हैं, B0 लिखते हैं, C1 के लिए 0 से 1 B0 XX, यहाँ पे दोनों जगह XX डाल के इंटीग्रेट कर देंगे, ये 0 आ गया। देखो C1 की वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे B1। तो B1 हमारे पास क्या होगा, B1 हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, B1 डिपेंड करता है C1 पे। तो C1 XT माइनस 1 0 to 1 KXZ और B0 ZT। तो C1 KXT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो C1 की वैल्यू तो 0 होगा, यहाँ से इवेल्युएट करें तो 0, अंदर इंटीग्रेशन 0 से 1 1 माइनस 3XZ 1 माइनस 3ZT, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई। फिर C2 निकालेंगे, तो C2 होगा 0 से 1 B1 XX, तो C0 1 था, C1 0 आ गया, बट C2 निकालेंगे 0 से 1 1 माइनस 3XT, तो C2 कुछ आ जाएगा 1 माइनस 1/2। B2 निकालेंगे तो B2 हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहीं तक हमें निकालना था। अब इससे क्या होगा, देखो Bn की वैल्यू 2 है, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए 0 है, देखो B2 0 आ गया। तो अब 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो 0 आता रहेगा। Cn की वैल्यू 0 आ रही है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो C2 0 C2 1 माइनस 1/2 आ गया था, बट हमारे पास Cn की वैल्यू 3 है, 3 से बड़ी के लिए 0 आ जाएगी। तो dxt लैम्डा निकाल लेंगे, सेम लैम्डा की पावर n c की पावर n C0, ये वाली वैल्यू डाल के 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4। rxt लैम्डा निकाल लेंगे फिर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके, dxt लैम्डा जो हमने इवेल्युएट करा और जो d लैम्डा इवेल्युएट करा, तो ऐसे करके रिजॉल्वेंट करना निकाल सकते हो। तो मेथड शॉर्ट है, अगर आपके पास यहाँ पे जो हमारा कर्नल है उसमें हमारे पास कोई भी पैटर्न ना दिखे, या फिर इवन ऑड में अलग अलग पैटर्न दिखे, तो हमारे पास ये वाला मेथड रहता है। फॉर्मूला भले ही हो बट आसान है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक कर्नल या डिटर्मिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, हम लोग कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस वाले पार्ट को इवेल्युएट करना सीखेंगे, और साथ में हम लोग हिल्बर्ट श्मिट प्रोसेस भी सीखेंगे, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन वाला मेथड, और साथ में हिल्बर्ट श्मिट का हमारे पास सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन और नॉन होमोजेनस फ्रेडहोम भी देखेंगे। चलिए इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।